कैरियर मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जैसे कि एसएससी जीडी की एक श्रृंखला चल रही है, उस जीडी की श्रृंखला में ये हमारा 7वें नंबर का वीडियो है। ठीक है, आशा है कि आपको पढ़ाए गए 6 वीडियो पसंद आ रहे होंगे और उनके अंदर का जो कंटेंट है वो भी आपको काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आपने ये भी अंदाज़ा लगाया होगा, यदि आप पहले पेपर से 6 पेपर तक कंटिन्यू बने हुए हैं, तो फर्स्ट पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के आसपास के जो ऑप्शन है अगले ही पेपर में वो ऑप्शन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब एग्जामिनर की नज़र में जो ऑप्शन होते हैं वो भी अगले प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, आइए, आशा करते हैं कि सीरीज में आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और पसंद आ रही होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अपने 7वें वीडियो की ओर। ठीक है, देखें पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, त्रिशूर पूरब उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है जिसका नाम है त्रिशूर। ठीक है, तो जो त्रिशूर पूर्व उत्सव है ये आपका मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है केरल राज्य में। ठीक है, तो जो त्रिशूर उत्सव है ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ये भी याद रखें, इसमें आपका घोड़ों की दौड़ होती, जानवरों को भी यहाँ पर शामिल करते हैं। ठीक है, और केरल में मनाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है ये। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है, त्रिशूर। ठीक है, हाँ। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखें अगला प्रश्न क्या है। विटामिन सी एक क्या है, एंटीवायरस है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीजन है या एंटीबायोटिक है। तो देखें अब यहाँ पर विटामिन सी, तो विटामिन सी है तो इसका जो राइट आंसर है ये है विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, देखें एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में किसी भी चीज की समस्या आती है तो जो एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन की कमी कुल मिलाकर के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घटना एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। तो जो विटामिन सी है ये आपका क्या है, चीजों की प्रतिपूर्ति करता है। ठीक है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। जो ऑक्सीजन की कमी होगी तो विटामिन सी उसे पूरा करेगा, इसीलिए एक प्रकार से विटामिन सी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, दूसरी ऑप्शन पर और नजर मार लेते हैं। एंटीवायरस सभी को पता होगा, जो वायरस होते हैं वायरस को हटाने के लिए कौन से किसका प्रयोग किया जाता है, एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह एंटीजन, एंटीजन आपका इसे हिंदी में प्रतिजन कहा जाता है। प्रतिजन जो ब्लड की ऊपरी सरफेस पर होता है वो एंटीजन होता है। इंटरनल आपकी एंटीबॉडी पाई जाती है तो एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक जैसे आप एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हैं तो शरीर में जो जीवाणुओं को नष्ट करती हैं दवाइयाँ, जो अपने शरीर में जीवाणु हो जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए जो चीज़ें ली जाती हैं वो किस फॉर्म में प्रयोग करती है, एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो विटामिन सी एक प्रकार का क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, दूसरी बात ये भी याद रखें, विटामिन ए का जो नाम है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन बी का नाम है थायमीन, थायमीन। विटामिन सी का नाम है स्कारबिक एसिड, स्कारबिक एसिड, स्कारबिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और जो विटामिन के है उसका नाम है फिलोक्यूबनोन, फिलोक्यूबनोन। ठीक है, ये विटामिन ए बी सी डी ई और के क्या है, वैज्ञानिक नाम है। दूसरी बात, जो विटामिन बी और सी है ये सेल में विलेय है, सेल में विलेय, वाटर में आपका घुल जाता है, सेल में विलेय है। और जो ए डी के विटामिन है ये फैट यानी वसा में विलेय विटामिन है, वसा में विलेय विटामिन है। ठीक है, तो विटामिन से आप ये भी प्रश्न याद रखें। ठीक है, देखें विटामिन ए आपका हरी सब्जियों से मिल जाती है, हरी सब्जियों से। ठीक है, हरी सब्जी। और विटामिन ए की कमी से आपका क्या हो जाती है, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, इसमें लोगों को रात में आपका क्या है, कम दिखाई देता है। ठीक है, जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है वैसे लोगों को कम दिखना प्रारंभ हो जाता है। विटामिन बी, विटामिन ए से रतौंधी होती है, विटामिन बी बेरी बेरी होती है, बेरी बेरी। विटामिन सी से स्कर्बी होती है,
दांतों में हो जाता है, ठीक है, दांतों में स्कर्वी होती है, मसूड़ों में स्कर्वी, मसूड़ों से खून आता है, मुंह से दुर्गंध आती है, स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, हड्डियां आपकी क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। विटामिन ई से आपका नपुंसकता हो जाती है, नपुंसकता, ठीक है, नपुंसकता होती है। और विटामिन के जो है इससे रक्त का थक्का देर से जमता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, रक्त का थक्का देर से जमता है, रक्त का थक्का देर से जमता है, ठीक है। मतलब आपका ब्लड जो है क्लॉटिंग नहीं करता है, जैसे आप गिरते हैं, गिरने के बाद जो ब्लड बाहर निकलने लगता है तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है विटामिन के की कमी की वजह से। तो इन बातों को भी आप याद रखें। तो विटामिन सी एक प्रकार का क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है, ठीक है, और हमारे शरीर में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1984, 1988, 1985 और 1990। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1984, ठीक है। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1984 1984 में हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF में भारत के लिए कार्यकारी निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो 2022 से पूछ रहा है कि IMF में किसे नियुक्त किया गया था भारत की तरफ से। तो इसका जो राइट आंसर है ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को आपका इसमें क्या है IMF में बनाया गया था, ठीक है। करंट का प्रश्न था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है, इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब पश्चिम बंगाल में पूछ रहा है, तो पहली बात आप ये याद रखें कि पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये भी पूछा जा सकता है कि काल बैसाखी कहाँ पर चलती है? तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। तो ये ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं होती हैं जिनके साथ हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी होती है, ठीक है। इसी प्रकार ताहिती एक प्रकार का चक्रवात है या तूफान टाइप का होता है, जापान में इसके लिए आता है। महावत भी एक प्रकार का क्या है? तूफान टाइप का होता है, ठीक है। जो लू है ये उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में चलने वाली, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं हैं। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली क्या है? हवाएं हैं। तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है जिसमें मूसलाधार बारिश भी होती है गरज के साथ, ठीक है। ताहती और महावत मैंने बताया एक प्रकार के तूफान है, और लू उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं होती हैं, ठीक है, लू। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? सबको याद होगा शतरंज 8x8 64 खाने होते हैं शतरंज, ठीक है। तो पूछ रहा है वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो 36 पंक्तियों को इसमें क्या कहा जाएगा? रैंक कहा जाएगा। रैंक कहा जाता है 36 पंक्तियों को, ठीक है। बिशप जो है ये ऊंट को कहा जाता है। बिशप किसको कहा जाता है? शतरंज में बिशप ऊंट को कहा जाता है। पान प्यादा जो होता है, प्यादा भी होता है, ठीक है। देखें तो शतरंज में आपका ऊंट मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, प्यादा मिलेगा, ठीक है, ऊंट मिलेगा। तो ये सब होते हैं शतरंज में। तो पॉन एक प्रकार का क्या है? प्यादा कहा जाता है। बिशप एक क्या है? ऊंट है। रैंक आपका रैंक क्या है? ये वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को रैंक कहा जाता है, ठीक है। और फाइल पूरा जैसे आप शतरंज देखेंगे तो ऐसे कुछ खाने बने होते हैं, उसमें नंबर यहाँ पर लिखे होते हैं, यहाँ पर ABCD होते हैं। इन सबको मिलाकर टोटल क्या कहलाती है? फाइल कहलाती है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए राजेश्वर सैकिया बार बयान किस नृत्य से संबंधित हैं? ये पूछ रहा है। तो याद रखो राजेश्वर सैकिया जो है इनका जो नृत्य है ये कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया नृत्य है। मैंने आपको कई बार बताया है कि सत्रिया जो है असम में मनाया जाने वाला लोक नृत्य है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ठीक है। इसी तरह ओडिसी कहाँ का है? ये आपका उड़ीसा का है, ओडिसी, ठीक है। और जो भरतनाट्यम है
ये कहाँ का है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है आपका कौन सा? भरतनाट्यम। ठीक है, तो इन ऑप्शनों पर भी आप याद रखें इनको भी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? देखें दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत कहलाते हैं जो वर्षों से यानी परंपरा से हमें मिलते आ रहे हैं, हम लगातार उनका दोहन करते जा रहे हैं और वो समाप्ति की कगार पर हैं। ये पारंपरिक उद्योग कहलाते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगी, इसीलिए पारंपरिक स्रोत है। और पूछ रहा है जिनको हम दोबारा बना सकें, रिन्यू कर सकें, तो वो कहलाते हैं गैर पारंपरिक स्रोत। तो इसमें याद रखिए जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन है केवल जलीय ऊर्जा, केवल सौर ऊर्जा, केवल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर है जलीय, पवन और सौर ऊर्जा, इन तीनों को हम बना भी सकते हैं और दोबारा यूज भी कर सकते हैं। इसीलिए गैर पारंपरिक स्रोत में आएगा जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी का जो केंद्र है पूछ रहा है किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है कश्मीर, भोपाल, सूरत और बेंगलोर। तो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेक्टर पूरा का पूरा आपका कहां पर है? बेंगलोर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बेंगलोर। ठीक है, तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राज्यों की परिषद को के रूप में जाना जाता है। तो राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखें राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। राज्यों की परिषद क्या है? राज्यसभा है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको कई बार बताया है कि जो पार्लियामेंट होती है, जो संसद होती है, तो संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होती है लोकसभा, पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो ये संसद जो है देश में होती है। ठीक है, देश में होती है। उसी तरह जिस तरह संसद देश में होती है उसी तरह राज्यों में होता है राज्य विधानमंडल, जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। इसी तरह राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। पहला जो होता है विधानसभा, दूसरा जो होता है विधान परिषद और तीसरा जो होता है ये होता है राज्यपाल। ठीक है, तो जिस तरह है राज्यों में, आपका राज्यों में क्या होता है? राज्य विधानमंडल, ये प्रत्येक राज्य में होता है, प्रत्येक राज्य में। तो जिस तरह राज्य में राज्य विधानमंडल होता है उसी तरह देश में क्या होती है? एक संसद होती है, पार्लियामेंट होती है। ठीक है, तो जिस तरह राज्यों में विधानमंडल काम करता है उसी तरह लोकसभा काम करती है। जिस प्रकार राज्यों में विधान परिषद काम करती है उसी प्रकार देश के लिए कौन काम करता है? राज्यसभा। और जिस तरह राज्यपाल राज्य के लिए काम करता है उसी तरह देश के लिए कौन काम करता है? राष्ट्रपति काम करता है। यही पूछा गया है कि राज्यों को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है, मतलब राज्यों की विधान परिषद के रूप में किसे जाना जाता है? राज्यसभा को जाना जाता है राज्यों की विधान परिषद के रूप में। ठीक है, दूसरी बात आप ये भी याद रखें। ठीक है, सरल का मतलब है संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है और लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है। तो संसद 79 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। ठीक है, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट है ये देश में एक होता है और इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। 124 को उल्टा कर दोगे तो बन जाएगा 214 और 214 में है हाई कोर्ट का उल्लेख है। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा और वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। तो इन बातों को भी आप याद रखें। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्रीड़ा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। पहला जो प्रश्न है आपने प्रश्न में ही बता रहा है कि क्रीड़ा जो है ठीक है, पहला प्रश्न आपको बता रहा है कि जो क्रीड़ा है ये कहाँ का लोक नृत्य है? एक प्रकार का क्रीड़ा क्या है? ये लोक नृत्य है, ये भी आप याद रखें। और जो क्रीड़ा लोक नृत्य है ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, ये भी। ठीक है, दूसरी बात इसमें ऑप्शन ये भी दिया है जब रबी की फसल कटाई होती है तो अब तभी आपका किया जाता है क्रीड़ा।
तो पूछ रहा है कि कौन सी ऋतु में गृदा किया जाता है, सर्दी में, पतझड़ में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत में। तो याद रखें जो गृदा है ये आपका सर्दी पर किया जाता है, सर्दी पर किया जाता है, यानी ठंड में मनाया जाता है इसको। ठीक है, तो गृदा आपका ऑप्शन इसमें क्या सही होगा, सर्दी। ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी याद रखें। गृदा आपका कहाँ का है, लोक नृत्य है, ये मध्य प्रदेश का है। रबी की फसल कटाई जब होती है तब किया जाता है, और ये सर्दी में, ठंडी में किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। मतलब उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास किन शिकायतों पर विचार का अधिकार होता है। पहला ऑप्शन है 10 लाख रुपए से अधिक नहीं, दूसरा ऑप्शन है 1 लाख रुपए से अधिक नहीं, तीसरा ऑप्शन है 50 लाख रुपए से अधिक नहीं, चौथा ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 50 लाख रुपए से अधिक नहीं। इन पर विचार ये नहीं कर सकती थी। 50 लाख तक है तो काम चलेगा, और 50 लाख से ज्यादा है तो ये फिर नहीं हासिल करेंगी। तो 1 करोड़ रुपए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। 1 लाख से अधिक नहीं, ये भी कम है। ठीक है, 50 लाख से अधिक नहीं होता है, मतलब 50 लाख तक आपकी रकम चल जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। तो सबको पता है सिरके में होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। देखें इसी तरह आपका एक लिखा हुआ है फार्मिक अम्ल HCOOH। ठीक है, HCOOH फार्मिक अम्ल। जो फार्मिक अम्ल होता है ये आपका चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है। यही आपका बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। ठीक है, यही आपका चींटी हो गया, बिच्छू हो गया। ठीक है, जो आपका बिच्छू, इसके बाद जो भी डंक वाले जानवर जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा जो पीले कलर के होती क्या होते हैं, बर्रैया जो भी बोलते हो, तो उसमें भी आपका क्या है, फार्मिक अम्ल ही होता है। और ये जैसे आपको चींटी काटती है, रेड कलर की चींटा काटता है लाल कलर का, तो लाल कलर का चींटा जैसे ही काटेगा तो आपके शरीर में दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर कौन सा अम्ल प्रवेश कर जाता है, फार्मिक अम्ल। ठीक है, इसी तरह नाइट्रिक अम्ल है HNO3, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, ये फार्मिक नाइट्रिक अम्ल है। तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, जितने भी सारे विस्फोटक पदार्थ TNT। ठीक है, तो ये सारे विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक मैलिक अम्ल है, ठीक है, एक मैलोनिक अम्ल, यानी ये मैलिक अम्ल है। तो आपका सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है सेव में। ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी आप याद रखिए। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, बढ़ती हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत के कार्यबल यानी वर्कफोर्स आबादी में के लोग शामिल नहीं होते हैं। मतलब पूछ रहा है कि कार्यबल में कौन से लोग शामिल नहीं होते हैं, कौन सी आबादी के लोग। तो ऑप्शन है पहला 17 वर्ष, 20 वर्ष, 14 वर्ष और 16 वर्ष। तो याद रखें 14 वर्ष के लोग आपका वर्क फोर्स में काम आबादी में काउंट नहीं होते हैं। 16 वर्ष से अधिक के सारे जो लोग हैं ये क्या माने जाते हैं, वर्क फोर्स यानी कार्यबल माने जाते हैं। तो 16 सही है, 20 सही है, 17 सही है, लेकिन गलत क्या है, 14 साल से जो नीचे के लोग हैं या 14 वर्ष के लोग हैं इन्हें कार्यबल यानी वर्क फोर्स में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल वर्धित का कुल योग कहलाता है। GNP, NNP, GDP या NI। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल मतलब होता है सारा और घरेलू मतलब होता है घर का। ठीक है, और उत्पाद मतलब होता है उत्पादन। तो जो GDP है, तो GDP को सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, यानी सारा घर का उत्पादन। तो जो आपके देश की सीमा के अंदर जिनका उत्पादन होता है वो GDP में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, समुद्र से कुछ दूरी पर भी आपका क्या है,
जीडीपी उत्पादन माना जाता है, उपग्रह के द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये जीडीपी में काउंट की जाती हैं। एक जीडीपी होता है, एक जीएनपी होता है, एक एनएनपी होता है और एक एनआई होता है। ठीक है, तो जैसे मैं जीडीपी का बताना चाहूँ तो ये मान लो भारत का मैप है, तो जीडीपी में आपका क्या है, जो देश के अंदर जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं ये सब आपका जीडीपी में काउंट की जाती हैं। यहाँ से समुद्र सीमा है, तो जहां तक हमारी समुद्र सीमा लगती है यहाँ का भी उत्पादन भी आपका कहाँ पर शामिल किया जाता है, जीडीपी में किया जाता है। ठीक है, तो जीडीपी मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल वर्धित का क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और फिर जीडीपी आती है, फिर जीएनपी आती है, फिर एनएनपी आती है, और सबको फिर बाद में जोड़ करके क्या आते हैं, एनआई यानी नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय आती है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है मई 2022 के अनुसार। तो पहली बात आप याद रखें, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। तो कुछ बातें आपके मौलिक कर्तव्य से आपको पता होना चाहिए। जैसे मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश से लिया गया है, रूस से लिया गया है, यूएसएसआर, इसे ही सोवियत संघ कहा जाता है, रूस। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो जब संविधान जब बन रहा था तो मौलिक कर्तव्य जो है आर्टिकल, वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं भाग 4 का में उल्लेखित है, भाग 4 का। और आर्टिकल की अगर बात करूं तो आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ये भी आपको बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। मतलब संविधान जब शुरुआती समय में हमने बनाया था तो वहां पर हमने मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं किए थे। और बाद में संविधान में आपका एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर हमने संविधान में भाग 4 का को और आर्टिकल 51 का को जोड़ा था। साथ ही संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य बनाए थे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर। इन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर हमने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। बाद में, ठीक है, बाद में एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। ठीक है, ये हमने जोड़ा था क्या कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि बच्चों को पढ़ने के स्कूल भेजेंगे। ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था जो हमने जोड़ा था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। तो माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे, ये हमने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा था। तो अतः मौलिक कर्तव्य कितने हो जाएंगे, 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। संविधान निर्माण के समय कितने थे, 10। ठीक है, किसने मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की बात कही थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने जुड़वाए थे, 10 जुड़वाए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज थी, वो 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2002 यानी 2002 में हुआ था। ठीक है, एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं कि मौलिक कर्तव्य से जो प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऐसा प्रश्न आता है। याद रखें जितनी भी नॉर्मल बातें हैं, जैसे हमें अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये सब जो जनरली बातें हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, पर्यावरण की रक्षा करें, ये सब मौलिक कर्तव्य है। 2-3 मौलिक कर्तव्य जो हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है और आप उनको नहीं बता पाते, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं 2-3 मौलिक कर्तव्य जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, जनरली हम लोग इसको टिक नहीं करते कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, नहीं लिखा किताब में, लेकिन याद रखें ये भी मौलिक कर्तव्य है हमें कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और दूसरे एक और मौलिक कर्तव्य जो कंफ्यूज कर सकता है, वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञानार्जन करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञानार्जन करना चाहिए, ये भी हमारा क्या है, ज्ञानार्जन करना चाहिए, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। मतलब हमें ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमारा देश ऊपर आए। ठीक है, और मैंने बता ही दिया कि 11वां मौलिक कर्तव्य है कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। ठीक है, तो ये आपका इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 11 यानी 11।
बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। तो इसमें ऑप्शन है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक, तो इसका जो राइट आंसर है ये है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के क्या हैं, संस्थापक। इसका राइट आंसर आपका क्या है, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय या पंजाब विश्वविद्यालय। तो आपका जो राइट आंसर है ये है बंबई विश्वविद्यालय। 1857 में आपका बंबई विश्वविद्यालय की क्या की गई है, स्थापना की गई। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ा डोंटा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की। तो पहला ऑप्शन है इसमें फारूक अब्दुल्ला, दूसरा ऑप्शन है आपका तारिक हमीद कर्रा, तीसरा ऑप्शन है महबूबा मुफ्ती और चौथा ऑप्शन है गुलाम नबी आजाद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। बड़ा ही सरल प्रश्न है। ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना जो है ये पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, शुंग वंश के बारे में आप कुछ बातें याद रखें। ठीक है, जैसे शुंग वंश, तो शुंग वंश एक प्रकार का क्या था, ब्राह्मण वंश था। शुंग वंश एक प्रकार का क्या था, ब्राह्मण वंश था और इसके संस्थापक का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये आपका शुंग वंश का क्या था, संस्थापक। ठीक है, देखिए जब आप मगध पढ़ेंगे तो मगध में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, कर्ण वंश। ठीक है, तो ये इसके पहले कौन सा वंश आया था, मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर आया था कर्ण वंश, फिर आया था सातवाहन वंश। ठीक है, तो शुंग वंश के पहले मौर्य वंश आया था और शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया था। और कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कर्ण वंश का संस्थापक, का जो संस्थापक था वो था वासुदेव। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और बृहद्रथ की जो हत्या है ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और पुष्यमित्र शुंग ने फिर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, शुंग वंश वही वंश है। ठीक है, इनके जो गुरु थे, तो पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे, इनके गुरु का नाम था पतंजलि और पतंजलि ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। पतंजलि ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। तो इनके गुरु का नाम था पतंजलि और पतंजलि ने इनके लिए 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। आपको ये भी विदित होना चाहिए कि जो मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश 137 वर्षों तक चला था और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें तो ये थे आपके 20 प्रश्न जो एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो की ओर, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।